शनाया को वहां देखकर श्रेयस एकदम चौंक गया। वो उसे समझाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, शनाया गुस्से में मुड़ी और अगले ही पल अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। ये देखकर श्रेयस बेहद परेशान हो गया। ओ गॉड, पता नहीं शनाया ने क्या समझ लिया होगा। उससे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना होगा। इतना बोलते ही श्रेयस भी तुरंत अपनी बाइक की तरफ बढ़ा। तभी पीछे से आरुषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ श्रेयस, इतने परेशान क्यों हो? हम शनाया को बाद में समझा देंगे। मुझे तुमसे कुछ कहना था, वो मैं। श्रेयस ने आरुषि का हाथ अपने हाथ से हटा दिया और अपनी बाइक की तरफ बढ़ गया। आरुषि, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। इतना बोलकर वो अपनी बाइक पर बैठा और सिंघानिया मेंशन की तरफ चला गया। अब रात हो चुकी थी। आलिया और नताशा एक साथ एक ही रूम में सो रहे थे। वहीं नताशा अपने एक दोस्त से मिलने के लिए क्लब में गई थी, जिसने उसे बुलाया था। वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और अंदर जाकर गुस्से में अपना सामान इधर उधर फेंकने लगी। क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जिससे भी मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। पहले दी, फिर पापा, और अब। इतना बोलते बोलते वो रुक गई और उसके चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? श्रेयस आखिर मेरा लगता ही क्या है? वो जिसे चाहे उसे प्यार कर सकता है, गले लगा सकता है, किस कर सकता है। अचानक शनाया के दरवाजे को बाहर खड़े श्रेयस ने खटखटाया। शनाया, प्लीज दरवाजा खोलो। देखो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन शनाया ने कुछ नहीं कहा। श्रेयस ने फिर से दरवाजा खटखटाया। देखो, अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो इतना शोर सुनकर आलिया उठ जाएगी और फिर उसके सवालों के जवाब तुम्हें देने होंगे, क्योंकि मैं सच सच बोल दूंगा कि उसकी मम्मा मुझसे नाराज है। इतना सुनते ही शनाया ने दरवाजा खोल दिया और बिना कुछ कहे ही गुस्से में श्रेयस के सामने अपनी पीठ करके खड़ी हो गई। श्रेयस ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे से चलकर शनाया के पास आया। प्लीज मेरी बात सुन लो शनाया। इतना बोलते ही श्रेयस ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा, लेकिन शनाया ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। छूना मत मुझे, जाओ उसी को जाकर छुओ जिससे तुम चिपके हुए थे। और वैसे भी मेरा हक ही क्या है तुम पर? देखो, तुमने जो देखा वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। हाँ, और मैं इतनी बेवकूफ हूँ कि सब कुछ देखकर भी भरोसा कर लूं? तुम जाओ ना उसी के पास, मुझसे तुम्हें फर्क ही क्या पड़ता है? श्रेयस ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर फर्क पड़ता हो तो? शनाया के सब्र का बांध टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर फर्क पड़ता तो तुम ऐसा नहीं करते। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें जल्दी ही अपने दिल की बात बता दूंगी, लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। श्रेयस ने एक झटके में उसे अपने पास खींच लिया। शनाया का चेहरा उसके सीने से लग गया। फिर श्रेयस उसकी आंखों में बड़े ही प्यार से देखने लगा। कौन सी बात शनाया? ये सुनकर शनाया को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो चुप हो गई। उसकी आंखें झुक गई। वो जवाब नहीं दे पा रही थी। श्रेयस ने उसकी चुप्पी का फायदा उठाते हुए उसे चिढ़ाया। ठीक है, जब जवाब नहीं देना तो मैं वापस आरुषि के पास ही चला जाता हूँ। वो मुड़ने ही वाला था कि अचानक शनाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे गुस्से में अपनी तरफ खींचा और अगले ही पल बिना कुछ कहे अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। ये कोई एक्सीडेंटल किस नहीं था। ये एक गहरा, सच्चा और लंबे वक्त से दबे प्यार का इजहार था। तभी शनाया ने गुस्से में श्रेयस को धक्का दिया और रोते हुए जोर से चिल्लाई। हाउ डेयर यू! तुमने फिर से उसके पास जाने के बारे में सोचा भी कैसे? श्रेयस ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली से अपने होठों को छुआ, जहाँ अभी तक शनाया के होठों का एहसास था। क्यों? मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकता? Because I love you, damn it! वही टाइगर का नाम सुनते ही अफजल गुस्से में पागल हो उठा। तभी उसका फोन बजने लगा। अफजल ने नंबर देखते ही तुरंत फोन उठा लिया। सब तैयार है डीके? मैं कल ही उस वीर को मारूंगा। तभी उसका साथी थोड़ा सा डरने लगा और उसने अफजल की तरफ देखा। लेकिन क्या इस बार हम कामयाब होंगे? इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं, हमें पूरे 7 साल लग गए फिर से सब कुछ इकट्ठा करने में। इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। इस बार पूरी मुंबई का सफाया होगा और वो बेवकूफ डीके हमारी मदद करेगा। उसे लगता है वो मुंबई का राजा बनेगा, लेकिन मुंबई तो खत्म होने वाली है। बूम! वही श्रेयस एक टक शनाया की आंखों में देख रहा था। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। I love you so much. मैंने अपने एक मकसद के लिए तुमसे शादी की थी, लेकिन अब तुम ही मेरी जिंदगी का मकसद बन चुके हो और आलिया के बिना रहने के बारे में तो मैं अब सोच भी नहीं सकती। शनाया लगातार बोले जा रही थी। तभी उसने ध्यान दिया कि श्रेयस बिल्कुल चुप था। ये देखकर वो थोड़ा चिढ़ गई।
तब से मैं ही बोले जा रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुछ कहना चाहिए? एटलीस्ट एक अच्छा सा जवाब तो मैं डिजर्व करती ही हूँ। श्रेयस उसे प्यार से देख रहा था, लेकिन उसके अंदर अब भी जैसे कोई हिचक थी। कुछ तो था जो उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करने से रोक रहा था। श्रेयस ने प्यार से शनाया के गाल को छुआ। शनाया, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सब कुछ सुनूंगी, लेकिन पहले जो मुझे सुनना है वो बोलो। अब मैं शनाया को सच कैसे बताऊं? कहीं इसका मासूम दिल ना टूट जाए। क्या सोच रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम्हारे दिल में सच में आरुषि? शनाया ने अभी इतना कहा ही था कि तभी श्रेयस ने उसे झटके से अपनी तरफ खींचा और शनाया के होंठ पर अपने होंठ रख दिए, जिससे शनाया की आंखें चौड़ी हो गई। वो भी धीरे धीरे उसके एहसास में डूबती जा रही थी। तभी श्रेयस उसके कान में धीरे से फुसफुसाया। और प्रूफ चाहिए? शनाया ने नजरें झुका ली और अगले ही पल श्रेयस की मदहोशी भरी आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। सोचा नहीं था कि फिर से कभी किसी को ये कहूंगा, लेकिन तुमने मेरे एहसासों को एक बार फिर से जगा दिया है। ये दिल फिर से धड़कना सीख गया है। आई लव यू शनाया। इतना बोलकर श्रेयस ने धीरे से उसके बालों को कान के पीछे किया और उसके माथे पर एक हल्का सा किस किया, जिससे शनाया की आंखें बंद हो गई। तुम्हें पता है, जब तुम पास होती हो तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। श्रेयस ने शनाया को और करीब खींच लिया। उसने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ रख दिया, जिससे शनाया एक पल के लिए कांप गई। तभी उसने धीमे स्वर में श्रेयस को पुकारा। श्रेयस, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? श्रेयस ने उसकी कमर को कसकर पकड़ा और फिर उसके होठों पर दोबारा एक लंबा किस किया, जैसे कि वो उसका हर डर मिटा देना चाहता हो। मैं और आलिया कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। शनाया ने अब अपना चेहरा श्रेयस की गर्दन में छुपा लिया और उसकी सांसें उसके गले से टकरा रही थी। श्रेयस ने उसके कंधे पर होंठ रख दिए और शनाया उसकी छुअन में खोने लगी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, मगर उन दोनों के बीच सिर्फ सुकून था। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई हेजिटेशन, बस थे तो दो दिल जो एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अचानक श्रेयस के मोबाइल की टोन ने इस जादुई पल को तोड़ दिया। फोन को देखते ही उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए और वो तुरंत शनाया से दूर हो गया। वो मुझे जाना होगा, वो डिलीवरी के लिए मैसेज आया है। इतना बोलकर वो जल्दबाजी में वहां से निकल गया। ये देखकर शनाया ने मुंह बना लिया। कभी कभी लगता है इसकी डिलीवरी बॉय की जॉब ही मेरी सौतन है। उसी वक्त शनाया के पास अभय का मैसेज आया। ज्यादा वक्त नहीं बचा तुम्हारे पास, या तो अमायरा की बेटी को सबके सामने लेकर आओ या फिर सब कुछ मुझे दे दो। डीके ने ईशान को जोर से मुक्का मारा। ईशान पीछे की ओर गिरते गिरते खुद को मुश्किल से संभाल सका। अब एक शब्द भी झूठ बोला तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो भी तू छिपा रहा है, मुझे सब कुछ सच सच जानना है। अगर एक भी बात तूने झूठ बोली तो मैं तुझे अभी मार डालूंगा। मेरा असली नाम ईशान नहीं है, मेरा नाम एजाज था। मैं मुसलमान था, लेकिन कुछ साल पहले मैंने अपना धर्म बदल लिया और ईशान बन गया। कमरे में जैसे अचानक बम फट गया हो। डीके और अभय बिना पल के झपकाए ईशान की ओर देखने लगे। डीके ने उसे जोर से धक्का दे दिया। क्या तू झूठ बोल रहा है ना? नहीं, यही सच है। मैंने अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मैं किसी के कहने पर एक खास मकसद से मुंबई आया था। कौन सा मकसद? किसके कहने पर आया था तू मुंबई? ईशान ने डीके के सवाल का जवाब दिया और उसका जवाब सुनते ही डीके और अभय दोनों दो दो कदम पीछे हट गए। मैं अफजल के कहने पर ही मुंबई आया था और मैंने सिंघानिया इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई क्योंकि शनाया सिंघानिया आर्मी से जुड़ना चाहती थी और मुझे अफजल ने उसके ऊपर नजर रखने को कहा था। मैं अफजल का खास आदमी हूँ। पहले मैं उसके साथ नहीं था, लेकिन जब अपनी ही माँ से मुझे धोखा मिला तो मैंने अपना रास्ता बदल लिया। इस बार सवाल अभय ने पूछा, क्योंकि ईशान जो कुछ भी कह रहा था उस पर भरोसा करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। कैसा धोखा? साफ साफ बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? बात उस वक्त की है जब मैं कश्मीर में अपनी माँ के साथ रहता था। तब वो मुझे बहुत प्यार करती थी। बोलते बोलते ईशान पुरानी यादों में खो गया। एक दिन उसकी माँ शाहीन नमाज पढ़ रही थी। तभी दरवाजे पर जोरदार आवाज हुई। आवाज सुनकर शाहीन दौड़ी और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने जख्मी हालत में श्रेयस को देखा, जिसे देखकर वो जोर से चिल्ला उठी। या अल्लाह, ये कौन मुसीबत में है? उसने तुरंत अपना दुपट्टा निकाला और उसके जख्मों को ढक दिया। एजाज, एजाज, यहाँ आओ, कोई मुसीबत में है। उसका बेटा एजाज दौड़ कर आया और दोनों मिलकर श्रेयस को घर के अंदर ले गए। उन्हें पता ही नहीं था कि श्रेयस आखिर कौन था। वो 2 हफ्तों तक बेहोश पड़ा रहा। शाहीन बेगम ने अपने गांव के डॉक्टर को बुलाकर श्रेयस को दिखाया और दिन रात उसकी देखभाल की। वो रोज उसके जख्म धोती, हल्दी घी लगाकर पट्टियां बदलती और माथे पर ठंडी पट्टी रखती। रात भर जाग कर उसकी निगरानी करती।
पता नहीं ये कौन है, लेकिन अल्लाह ने इसे मेरे दरवाजे पर भेजा है। इसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। एजाज ये सब देखकर नाराज हो गया। अम्मी, ऐसे कैसे आप एक अजनबी को हमारे घर में रख सकती हैं? ये दुश्मन भी हो सकता है। नहीं, मुझे तो ये कोई मुसीबत का मारा लगता है। अल्लाह पर भरोसा रखो, इसका यहाँ रहना हमारे लिए खतरनाक नहीं होगा। 2 हफ्ते बाद धीरे धीरे श्रेयस की पलकें हिली और उसकी आंखें खुली। आंखें खुलते उसकी नजर शाहीन पर पड़ी। आप कौन हैं? ये समझ ले बेटा कि अल्लाह ने हमें मिलाया है। वैसे तू कौन है और तेरी ऐसी हालत किसने की? मुझे कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। जब तक मेरे जख्म नहीं भर जाते, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? हाँ मेरे बच्चे, बेशक बेशक तू यहाँ रह सकता है। समझ लूंगी कि अल्लाह ने मुझे एक और औलाद से नवाजा है। एजाज को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। धीरे धीरे श्रेयस उनके घर का हिस्सा बन गया। वो एजाज से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन एजाज के दिल में श्रेयस के लिए सिर्फ नफरत थी। किसी ने श्रेयस पर शक नहीं किया क्योंकि वो दाढ़ी बढ़ा चुका था। फट्टा वो ऊनी कुर्ता पहने और कश्मीरी टोपी लगाकर रहता था, जैसे सचमुच कोई आम गांव वाला हो। एजाज पहले से ही अफजल से जुड़ा हुआ था और जब उसने उसे मुंबई जाने का ऑफर दिया तो उसने सब कुछ छोड़कर मुंबई चले जाने का फैसला किया। इतना बताकर ईशान अपनी यादों से बाहर आया और उसने डीके और अभय को देखा। मुझे आज भी नहीं पता कि श्रेयस की असलियत क्या है, लेकिन मैं इतना समझ गया था कि वो आर्मी के किसी पोस्ट पर काम करता होगा। फिर भी मैं उसे बस अपना दुश्मन मानता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मैं अपनी अम्मी से दूर हो गया। वहीं मेजर वीर के मुंह से अपने लिए टाइगर सुनकर श्रेयस अचानक चौंक गया। आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं टाइगर नहीं हूँ। शायद तुम भूल रहे हो टाइगर कि मैं भी अब एक मेजर हूँ, और शायद वो इंसान भी हूँ जिसने बहुत करीब से तुम्हें पहचाना है। मैंने तुम्हें उसी दिन पहचान लिया था जब तुमने वो वायरस डीएक्टिवेट किया था। 7 साल पहले भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। श्रेयस ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो अभी रिस्क नहीं ले सकता था। मेजर वीर, अभी हमें पहले अफजल को पकड़ना चाहिए, वो हमारी प्रायोरिटी है। अचानक श्रेयस के सारे कमांडो वहां आकर खड़े हो गए। तभी एक फाइटर आगे आया। सर, हम जब तक जंगल के दूसरे छोर तक पहुंचे तब तक अफजल चॉपर में बैठकर चला गया था। श्रेयस को इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वो पूरी दुनिया को आग लगा दे, लेकिन उसने खुद पर काबू पाया और सभी को वहां से जाने का इशारा किया। ओके, तुम सब जा सकते हो और कंट्रोल रूम में जाकर पता लगाओ कि वो कहाँ गया है। तभी मेजर वीर की आवाज फिर से श्रेयस के कानों में पड़ी, जो मानने को तैयार नहीं था। टाइगर, मेरे लिए तुम हमेशा सबसे बड़ा चैलेंज रहे हो, क्योंकि हर बार तुम सबसे ज्यादा तारीफें बटोर ले जाते थे। पर मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की, क्योंकि तुम भी मेरी तरह इस देश के काबिल और जाबाज रखवाले थे। श्रेयस की आंखें हल्की सी नम हो गई। तभी मेजर वीर ने गहरी सांस लेकर पूछा, लेकिन तुम 7 सालों तक कहाँ थे, और तुम्हारी टीम त्रिशूल का क्या हुआ? श्रेयस का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसकी आंखों में एक दर्द तैर उठा। टीम त्रिशूल के 2 मेंबर मेजर अमायरा और कैप्टन आयुष मारे जा चुके हैं। व्हाट? ये सब कैसे हुआ? श्रेयस ने आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने वो खौफनाक मंजर उभर आया जब टीम त्रिशूल बिखर गई थी। अफजल ने 7 साल पहले धोखे से एक हमला किया था और उस हमले में टीम त्रिशूल ने अपने 2 जाबाज सिपाहियों को खो दिया। मैं खुद भी उस हमले में मरते मरते बचा था। ये वही अफजल है जिसने सीमा पर मासूम बच्चों की स्कूल वैन को उड़ा दिया था। मैंने पिछले 7 सालों में अफजल और उस जैसे सैकड़ों आतंकियों के प्लान फेल किए हैं। शायद इसी का बदला लेना चाहता है वो। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर मेजर वीर ने अपना अगला सवाल किया, लेकिन तुम इतने सालों से छिपे क्यों रहे? कहाँ थे तुम? मैं सीक्रेटली आर्मी की ड्यूटी कर रहा था, आर्मी चीफ जनरल सूर्यदेव के अंडर, एक ऐसी यूनिट में जिसका नाम फाइलों में भी दर्ज नहीं है। हम शैडो की तरह काम करते थे, बिना नाम बिना पहचान के, और मुझे एक नया कोड नेम मिला था, घोस्ट। एक ऐसा घोस्ट जो हमारे देश के दुश्मन की मौत है। जहां एक और वीर और श्रेयस मिल चुके थे, वहीं दूसरी तरफ आकाश अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने एक स्क्रीन चल रही थी जिस पर सैटेलाइट इमेजेस लगातार बदल रही थी। आकाश अपनी स्क्रीन पर कुछ संदिग्ध लोकेशंस को ट्रैक कर रहा था। तभी दरवाजा तेजी से खुला और अग्नि दौड़ती हुई अंदर आई। आकाश को देखकर वो खुशी से चिल्ला उठी, सर, टाइगर सर वापस आ चुके हैं, घोस्ट बनकर। वो जिंदा है सर। ये सुनते ही आकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अग्नि की बात पर कैसे रिएक्ट करे। वो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और राहत दोनों झलक रही थी। वहीं इन सबसे दूर अफजल एक चॉपर से उतरकर अपने पुराने मिट्टी के घर में दाखिल हुआ और कुछ तलाशने लगा। कुछ देर की तलाश के बाद उसे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा मिला। उसने जल्दी से उसे खोला। डिब्बे के अंदर रखी एक पुरानी तस्वीर को देखकर अफजल के चेहरे पर एक साजिश भरी मुस्कान फैल गई और फिर वो जोर से हंस पड़ा। मैंने तुझे पहचान लिया है। तू टाइगर ही है और तूने ही श्रेयस बनकर उस शनाया से शादी की है। अब वो शनाया भी मरेगी और तू भी मरेगा, लेकिन उससे पहले 7 साल पहले की कहानी दोहराई जाएगी।
अग्नि की बात सुनकर आकाश तुरंत अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अग्नि जो कह रही थी वो सच हो सकता है। वो तेजी से उसके पास आया। क्या? तुम क्या कह रही हो? हाँ, वो अभी मेजर वीर से मिले हैं और वो एक सीक्रेट मिशन पर थे। आर्मी चीफ जनरल सूर्यदेव के अंडर वो दुनिया के लिए मर चुके थे, लेकिन वो घोस्ट बनकर आतंकवादियों का सफाया कर रहे थे। अभी मेजर वीर ने ये इन्फॉर्मेशन भेजी है सर। टाइगर घोस्ट बनकर वापस आ चुका है, तो इसका मतलब अब अफजल को ढूंढना और भी आसान होगा। हाँ, और अफजल के बारे में भी वो सब कुछ जानते हैं। उनके साथ मिलकर अब हम देश के दुश्मनों का सफाया आसानी से कर देंगे। आकाश अंदर ही अंदर बहुत खुश था, लेकिन उससे ज्यादा हैरान भी था। शायद कुछ ऐसा था जो वो अग्नि को बता नहीं पा रहा था। उसने एक बार और कंफर्म करने की कोशिश की। अगर वीर सर का मैसेज तुम्हारे पास नहीं आता, तो क्या तब भी तुम इतना ही श्योर होती कि टाइगर वापस आ चुका है? हाँ, तब भी मैं इतना श्योर होती, क्योंकि मेरे पास इसका प्रूफ भी है। आपको वो घर याद है जहाँ आतंकवादियों ने सिविलियंस को किडनैप किया था? आकाश को भी याद आया कि कुछ दिन पहले आतंकवादियों ने मुंबई से कुछ दूर एक घर में कुछ लोगों को बंधक बना लिया था। हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। उन लोगों ने डिमांड भी की थी, वो अपने एक साथी को छुड़वाना चाहते थे। इससे पहले कि सरकार कोई एक्शन लेती, मैंने तुम्हें उन लोगों को बचाने के लिए भेजा था, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले ही वो आतंकवादी मारे गए थे। क्या तुम्हें कुछ पता चला किसने किया था ये सब कुछ? ऑफ कोर्स सर, ये सब टाइगर सर ने ही किया था, क्योंकि एक औरत ने मुझे बताया था कि जिस आदमी ने उन सबको बचाया था उसके गले में एक लॉकेट था जिसके ऊपर टाइगर बना था। लॉकेट का नाम सुनते ही आकाश के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। ऐसा लग रहा था जैसे उस लॉकेट को बहुत अच्छे से वो पहचानता हो। उसकी आंखों में चमक आ गई और चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम्हारी बातों से मुझे भी यकीन हो गया है कि वो वापस आ चुका है, लेकिन उसने मुझसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? जरूर कुछ ऐसा है जो टाइगर सबसे छुपकर प्लान कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेजर वीर का सवाल सुनकर श्रेयस उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसने बात बदल दी। वो एक लंबी कहानी है, फुर्सत में सुनाऊंगा। अभी हमें अफजल पर कंसंट्रेट करना चाहिए। एक बात बताओ, तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, और तुम इतने श्योर कैसे थे कि मैं ही टाइगर हूँ? ये सुनते ही मेजर वीर हंसने लगा। उसे याद आ गया कि 7 साल पहले वो श्रेयस से कितना ज्यादा जलता था। शायद तुम्हें मेरे बारे में एक बात नहीं पता। मैं अपने हर दुश्मन और हर उस इंसान की खबर रखता हूँ जो मुझे किसी भी चीज में टक्कर देता है। और तुम तो हर चीज में मुझसे आगे थे। जब मैं 7 साल पहले पठानकोट में पोस्टेड था, तब मुझे ये खबर मिली थी कि कश्मीर में टाइगर ने एक खतरनाक वायरस को डीएक्टिवेट करने का कारनामा किया था। उसकी बात सुनकर श्रेयस भी कुछ पल के लिए ठहर गया। उसे याद आ गया कि उस वक्त क्या हुआ था। हाँ, उस वक्त हमारे सारे सिस्टम को हैक करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक साइबर अटैक किया गया था। उस अटैक में एक ऐसा वायरस इस्तेमाल किया गया था जो धीरे धीरे हमारी सारी फाइलों की जानकारी पाकिस्तान तक भेज सकता था। मेरे पास उसे डीएक्टिवेट करने के लिए सिर्फ 5 मिनट थे। इतना सुनते ही वीर हैरानी से श्रेयस को देखने लगा। आज पहली बार उसे सच में एहसास हो रहा था कि श्रेयस वाकई कितना काबिल है। मैं हमेशा तुमसे मिलना चाहता था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। शायद आर्मी भी चाहती थी कि हम दोनों अलग अलग ही रहें, इसलिए हमारी पोस्टिंग भी कभी साथ हुई नहीं। वैसे भी तुम अधिकतर अंडर कवर रहकर ही अपना काम करते थे, है ना? हाँ। वहीं दूसरी तरफ ईशान की बात सुनकर डीके भी हैरान रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ईशान इतना खतरनाक साबित होगा। अभय तो हैरानी से कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एक बात बताओ, तुम हमेशा सिंघानिया इंडस्ट्री में अच्छी पोजीशन पाने के पीछे पड़े रहते थे, तो वो क्या सिर्फ एक नाटक था? नहीं, नाटक नहीं था, वो मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे सिंघानिया इंडस्ट्री में एक टॉप पोजीशन हासिल करनी थी और शनाया सिंघानिया के सारे राज जानने थे। तुम्हें उसके राज क्यों जानने थे? तुम्हारा शनाया के साथ क्या लेना देना था? मेरा नहीं, अफजल का लेना देना है उसके साथ, क्योंकि वो कर्नल बलजीत सिंघानिया की बेटी है। और ईशान ने अभी इतना ही कहा था कि तभी डीके का फोन बजने लगा। उसने देखा कि स्क्रीन पर अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हो गया। ईशान की नजर भी डीके के फोन पर थी। अननोन नंबर देखकर ईशान खतरनाक अंदाज में हंस पड़ा। उठा लो, हो सकता है अफजल ही हो, क्योंकि जिस काम को तुम करने के बारे में सोचते हो, अफजल उसे पहले ही अंजाम दे देता है। डीके ने ईशान को हैरानी से देखते हुए अपना फोन उठा लिया। उसके फोन उठते ही अफजल की गुस्से भरी आवाज डीके के कानों पर पड़ी। ऐसे बनेगा तू मुंबई का राजा? मैंने कहा था अगर पैसा और ताकत चाहिए तो मेरा साथ देना होगा तुझे। हाँ अफजल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बोलो क्या करना है? मुंबई पर राज करने के लिए मैं किसी का भी खून बहा सकता हूँ। कैसे करेगा तू मुंबई पर राज? अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। आज वो वीर मेरे हाथों से बच गया। समझ नहीं आता कि वो वापस कैसे आ गया। अपने हाथों से मारा था मैंने उसे। ऐसा कैसे हो सकता है? डीके को उसकी बातें समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन ईशान के पास भी अफजल की आवाज पहुंच रही थी। उसने अचानक से आगे जाकर डीके से फोन छीन लिया। कौन वापस आ गया? टाइगर और कौन? बेवकूफ, वो जिंदा
चुका है। ईशान को टाइगर के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो ये भी नहीं जानता था कि श्रेयस ही टाइगर था, क्योंकि जब श्रेयस उसके घर पहुंचा था तब वो आर्मी की वर्दी में नहीं था और उसके बाद उसने अपनी असली पहचान पूरी तरह से छुपा ली थी। ईशान अफजल के साथ पहले ही मिल चुका था और वक्त आने पर कश्मीर छोड़कर चला गया था। ईशान अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसलिए उसने बात क्लियर करने की कोशिश की। कौन टाइगर? हम सबकी मौत समझो, क्योंकि अगर वो जल्दी नहीं मरा तो हम सब मरेंगे। वो किसी को बख्शने वाला नहीं है। साला समझ में नहीं आता कि वो इतने वक्त से मुंबई में रह रहा था, वो भी एक नए नाम के साथ, और मुझे कानों कान खबर तक नहीं हुई। ईशान ने फोन पहले ही स्पीकर पर कर दिया था ताकि अफजल की बात सब लोग सुन सके। ये सुनकर डीके और अभय भी हैरान रह गए। किस नाम से रह रहा है वो मुंबई में? अफजल का जवाब सुनकर तो उन तीनों के कदम ही लड़खड़ा गए। एक पल के लिए उन्हें ऐसा लगा कि वो तीनों जमीन पर गिर पड़ेंगे। श्रेयस, वही नाम लेकर वो मुंबई में छुपा हुआ है। तुम लोग कर क्या रहे हो? इतना वक्त बीत गया और हमारा दुश्मन आराम से मुंबई में रह रहा है, वो अब तक जिंदा है। तुम लोग बिल्कुल बेकार हो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करूंगा। और हाँ, जैसे ही तुम्हें मेरी इट शुड भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। समझे तुम तीनों? ये सुनकर सबसे ज्यादा हालत ईशान की खराब हुई। जिस भाई को वो निकम्मा कहकर दगा देता था, उसकी पहचान इतनी खतरनाक थी। फिर भी ईशान को डर था कि अगर अफजल को सच पता चला तो वो उस पर भी शक कर सकता है। ये कैसे हो सकता है? क्या ये श्रेयस जानबूझकर मेरे घर में आया था? अफजल ने गुस्से में फोन काट दिया। उसके चेहरे पर उबाल साफ झलक रहा था। वहीं ईशान को मानो एक खतरनाक झटका लगा हो। पूरी रात अफजल अगले कदम की योजना बनाता रहा, एक ऐसा प्लान जो सब कुछ बदल सकता था। अगले दिन सुबह तक वो तय कर चुका था कि उसे अब क्या करना है। उधर श्रेयस देर रात घर लौटा। एक दिन पहले ही उसने और शनाया ने आलिया का एडमिशन हॉस्टल में कराया था। वो नहीं चाहता था कि आलिया किसी भी तरह के खतरे में पड़े, क्योंकि उसे पता था कि जल्द ही एक बड़ी और खतरनाक लड़ाई होने वाली है और वो अफजल को अच्छी तरह जानता था। वो उन लोगों में से था जो दुश्मन से बदला लेने के लिए उसके परिवार तक को निशाना बनाने से पीछे नहीं हटता। अब उसकी सारी चिंता शनाया को लेकर थी। उसने कमरे में झांक कर देखा, शनाया गहरी नींद में थी। ये देखकर उसने राहत की सांस ली और चुपचाप उसके बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। मैं कल ही शनाया को यहाँ से किसी सेफ जगह पर शिफ्ट कर दूंगा। यहाँ रहना इसके लिए खतरनाक हो सकता है। श्रेयस ने धीमे से कुछ बड़बड़ाया ही था कि अचानक उसे एक झटका सा महसूस हुआ और अगले ही पल वो सीधे शनाया के ऊपर जा गिरा, क्योंकि शनाया ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। उनकी सांसें आपस में टकरा रही थी और उस पल की खामोशी में भी एक अजीब सी हलचल थी। तभी शनाया ने हल्की मदहोश सी आवाज में कहा, जब कोई सो रहा हो तो उसके पीठ पीछे प्लानिंग करना बहुत बुरी बात है। मैं प्लानिंग नहीं कर रहा था। अचानक श्रेयस को कुछ याद आया और उसने हैरानी से शनाया को देखा। एक मिनट, इसका मतलब तुम जाग रही थी और तुमने सब कुछ सुना है ना? हाँ, सुना भी और समझ भी लिया कि तुम वो तो बिल्कुल नहीं हो जो हम सबको दिखाते हो। और शायद अगर मैंने तुमसे पूछा तो तुम मुझे अपनी असलियत भी नहीं बताओगे। अब ये बताओ कि तुम मुझे यहाँ से दूर क्यों भेजना चाहते हो? श्रेयस को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या बहाना बनाए। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने प्यार से शनाया के गाल पर किस किया। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्मी प्रोजेक्ट तुम्हें मिलने के बाद डीके तुम्हारे ऊपर हमला जरूर करवाएगा। वो बहुत खतरनाक है। मैं भी हमेशा तुम्हारे पास नहीं रह सकता, इसलिए कुछ दिन के लिए, जब तक ये सब कुछ शांत नहीं हो जाता, तुम किसी ऐसी जगह पर चली जाओ जिसके बारे में किसी को पता ना हो। मैं कल आलिया को भी स्कूल से ले आऊंगा। तुम नताशा और आलिया यहाँ से दूर किसी खुफिया जगह पर चले जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। श्रेयस एक सांस में बोलता चला गया। वहीं शनाया बस प्यार से उसे देख रही थी। शनाया ने बड़ी शिद्दत से अपनी एक उंगली श्रेयस के चेहरे पर घुमाई। और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर जाऊंगी? कभी नहीं। शायद तुम भूल गए हो कि मैं कर्नल बलजीत सिंघानिया की बेटी हूँ। हमारे खून में डर नहीं है श्रेयस। और वैसे भी अभी अभी मुझे आर्मी प्रोजेक्ट मिला है, मुझे उसके ऊपर बहुत काम करना है। तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। टेंशन लेनी है तो फिलहाल किसी और चीज की लो। श्रेयस कुछ समझ पाता उससे पहले ही शनाया ने उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। कुछ पलों के लिए श्रेयस सब कुछ भूल गया, न खतरों की परवाह रही, न आने वाले तूफान की। वो बस शनाया के साथ उस पल में अपने प्यार में खोता चला गया। जहां एक ओर ये दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून पा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अफजल किसी खतरनाक योजना की परतें बुन रहा था। पूरी रात यूं ही बीत गई। सुबह होते ही श्रेयस बिना शनाया को जगाए जल्दी जल्दी घर से निकल गया।
उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। उधर अफजल एक अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके सामने एक बड़ी स्क्रीन पर भारत के एक मिलिट्री बेस का नक्शा खुला हुआ था। उसके चारों तरफ खतरनाक चेहरे वाले आतंकवादी खड़े थे। हर कोई तैयार था, बस अफजल के इशारे का इंतजार था। अब और इंतजार नहीं होगा। इस बार मैं सिर्फ हमला नहीं करूंगा, मैं हिंदुस्तान की जड़ें हिला दूंगा। उसने टेबल पर रखे मैप पर उंगली रखी। ये बेस, यही टारगेट है। तैयार हो जाओ, हम 3 दिन में हमला करेंगे। वही मेजर वीर भी उस वक्त अपने आर्मी के ऑफिस में बैठा रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि तभी दरवाजा तेजी से खुला और एक जवान अंदर आया। उसने वीर के सामने एक कागज का टुकड़ा बढ़ा दिया जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था। मेजर, बाहर एक आदमी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। मैंने उसकी चेकिंग की है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई गरीब लगता है। वो कह रहा है कि आपका दोस्त है। कुछ नाम बताया उसने? मैंने उससे नाम पूछा था तो उसने मुझे ये चिट्ठी थमा दी और कहा कि मेजर को जाकर दे दो, इसे पढ़ते ही वो समझ जाएंगे। वीर ने जैसे उस पेपर को खोला, उसमें लिखी हुई लाइंस को पढ़कर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और वीर ने जवान को इशारा किया। बाहर जो बैठे हैं उन्हें पूरी रिस्पेक्ट के साथ अंदर ले आओ, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। ये सुनकर वो जवान भी थोड़ा सा हैरान था क्योंकि श्रेयस सच में बहुत ही गरीब इंसान का गेटअप बनाकर आया था। थोड़ी देर में श्रेयस उस जवान के साथ अंदर आ गया और वीर ने मुस्कुराते हुए उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन श्रेयस का चेहरा एकदम सीरियस था। ये देखकर मेजर वीर भी सीरियस हो गया क्योंकि श्रेयस की आंखों में एक अलग ही आग थी। क्या हुआ मेजर, इतनी सुबह सुबह यहाँ? सुबह 3 बजे मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली, बस उसी के लिए अर्जेंटली यहाँ आना पड़ा। क्या अफजल से जुड़ा हुआ कुछ है? क्योंकि मैं भी पूरी रात से उसी का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, उसी की इन्फॉर्मेशन है मेजर वीर, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। अफजल हमला करने वाला है। लेकिन तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई? क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई भी खुफिया रिपोर्ट नहीं आई है। अभी बहुत कुछ है जो तुम मेरे बारे में नहीं जानते मेजर वीर, धीरे धीरे सब सामने आएगा। फिलहाल मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद वीर और श्रेयस जीप में बैठकर जंगल के सुनसान रास्तों की ओर बढ़ रहे थे। जीप धीरे धीरे जंगल की गहराई में एंटर कर चुके थे। चारों तरफ घना सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट थी। वीर इधर उधर नजर दौड़ाते हुए थोड़ा बेचैन होने लगा। हम कहाँ जा रहे हैं श्रेयस? वहीं जहाँ तुम्हें असली भारत की ताकत दिखेगी। थोड़ी देर बाद जीप एक खुले इलाके में आकर रुकी। श्रेयस तुरंत नीचे उतर गया और वीर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों कुछ दूरी तक पैदल चलते रहे और फिर आगे एक बड़े से मैदान में पहुंचे जहाँ पूरी बटालियन उसका इंतजार कर रही थी। मैदान में मौजूद कुछ जवान सेना की वर्दी में थे, जबकि कुछ लोग सादे कपड़ों में खड़े थे, हर कोई सतर्क और तैयार मुद्रा में। ये सब कौन है? ये मेरे लोग हैं। ये सिर्फ सैनिक नहीं, मेरी आत्मा है। अब यही है मेरी टीम त्रिशूल, यही है मेरी असली ताकत जो हर वक्त मेरे साथ खड़ी रहती है। मुझे छोटी से छोटी जानकारी सबसे पहले इन्हीं की वजह से मिलती है। मुंबई से आतंकवादियों का सफाया करने के लिए मैंने एक डिलीवरी बॉय का रूप लिया। जहां भी आतंकी गतिविधि होती, मेरी टीम तुरंत मुझे इंस्ट्रक्शंस भेजती और मैं वहां एक डिलीवरी लेकर पहुंच जाता। उसके बाद हम मिलकर उस जगह से आतंकवादियों को साफ कर देते थे। मेजर वीर ने कभी नहीं सोचा था कि श्रेयस इतनी प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। ये सब जानकर वो श्रेयस का पूरी तरह से फैन बन चुका था। उसने अपना हाथ श्रेयस के सामने बढ़ाया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, लेकिन आज मुझे कोई ऐसा मिला है जो मुझसे भी आगे है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? और क्या मैं तुम्हारी टीम त्रिशूल का हिस्सा बन सकता हूँ? श्रेयस उसे देखकर मुस्कुराया और उसने वीर का हाथ थाम लिया। देश के दुश्मनों को खत्म करने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे जाबाज सिपाही की ही जरूरत है, जो दुश्मनों को खत्म करने के लिए अपनी जान की भी परवाह ना करे। ऑफ कोर्स तुम टीम त्रिशूल का हिस्सा हो। वेलकम मेजर वीर इन आवर टीम त्रिशूल। वो दोनों बातचीत में मशगूल थे, तभी अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। क्या हम लोग भी टीम त्रिशूल का हिस्सा बन सकते हैं टाइगर सर? जैसे ही श्रेयस मुड़ा, उसकी नजर पीछे खड़े आकाश, अग्नि और व्योम पर पड़ी। उन तीनों को देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अग्नि और व्योम तुरंत उसकी ओर बढ़े और आकर उसे सल्यूट किया। उसे देखकर वो दोनों हैरान थे, खासकर अग्नि। वो एक कदम आगे बढ़ी। श्रेयस सर, क्या आप ही टाइगर हैं? आई एम सो लकी कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। जब मैं उस मिशन पर आपके साथ थी, तब मुझे कभी अंदाजा भी नहीं हुआ कि आप ही टाइगर हो। श्रेयस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। वो पहले ही अग्नि और व्योम के साथ एक मिशन पर काम कर चुका था। उस मिशन में अग्नि को तय समय पर कुछ चीजें और सबूत श्रेयस तक पहुंचाने थे। उसने उन्हें डिलीवरी बॉय वाले मिशन से दूर रखा था। श्रेयस को सारी जानकारी उसके पर्सनल कमांडोज ही पहुंचाया करते थे। उसने अग्नि की ओर एक अलग ही सम्मान भरी नजर से देखा। हाँ, क्योंकि तब मैं एक अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहा था और अपनी पहचान जाहिर करने का जोखिम नहीं ले सकता था। वैसे भी तब तक मैं टाइगर नहीं रहा, मैं घोस्ट बन चुका था। और अब कैप्टन अग्नि, आप भी मेरी टीम त्रिशूल का हिस्सा है।
थैंक यू सो मच सर। मैं इस बार भी अपनी पूरी जान इस मिशन में लगा दूंगी। ये सुनते ही श्रेयस मुस्कुरा उठा और पीछे खड़े आकाश और व्योम की ओर देखा। आकाश की आंखों में हल्की सी नमी थी। वो एकटक श्रेयस को देखे जा रहा था। उसी पल आकाश आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे श्रेयस को गले लगा लिया। गले लगाते ही उसकी आवाज भारी हो गई और वो बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द बोल पाया। मुझे याद करने में बहुत देर लगा दी दोस्त। ये सुनते ही अग्नि और व्योम एकदम चौंक गए। व्योम ने शक भरी नजरों से आकाश की तरफ देखकर पूछा, सर क्या आपको पहले से ही पता था कि ये जिंदा है? क्योंकि आपने ही तो हमें बताया था कि उस हमले में टाइगर सर मर चुके थे। हाँ, और जब मैंने आपको टाइगर के जिंदा होने की बात बोली तब भी आपका रिएक्शन ऐसा ही था, जैसे कि आपने पहली बार ये सब कुछ मेरे मुंह से ही सुना हो। लेकिन यहाँ तो आपका रिएक्शन कुछ अलग ही है। आकाश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभर आई। वो थोड़ा पीछे हटा और तिरछी नजरों से श्रेयस की ओर देखा, मानो कोई बड़ा राज अब सामने आने वाला हो। उसी पल श्रेयस ने गहरी सांस ली। हाँ, मेजर आकाश ने जो कुछ भी कहा था वो सिर्फ आधा सच था और ये हमारे मिशन का हिस्सा था। मेजर आकाश को सब कुछ पता था, लेकिन सेफ्टी रीजन से किसी को कुछ नहीं बताया गया। उसके इस खुलासे से अग्नि और व्योम दोनों दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेजर आकाश ने उनसे इतनी बड़ी बात छिपाई थी। लेकिन वो दोनों भी आर्मी का हिस्सा थे, इसीलिए आर्मी सीक्रेट्स और प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तभी अग्नि और व्योम ने अपने सारे सीनियर्स को फिर से सल्यूट किया और वो आकाश की तरफ मुड़ गए। अग्नि थोड़ा सा आगे आई। हमें इस बात पर बहुत फक्र है सर कि हम इतने बहादुर और जाबाज सीनियर्स के साथ टीम त्रिशूल का हिस्सा हैं। हम लोग अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, लेकिन दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मुझे आप दोनों पर पूरा भरोसा है। जैसे आपने डीके और अभय के खिलाफ सबूत ला कर दिए, वैसे ही इस मिशन को भी आप सक्सेसफुल बनाएंगे। उधर दूसरी तरफ शनाया अपने ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ी थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि श्रेयस उसे बिना कुछ कहे ही सुबह सुबह कहीं चला गया था। शनाया को एक अजीब सा डर सता रहा था। अचानक उसके पीछे से अभय आ गया। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो शनाया के बहुत पास आकर फुसफुसाया, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है शनाया, या तो रिजाइन कर दो और सिंघानिया इंडस्ट्री मुझे दे दो, या फिर अमायरा की बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर मेरे हवाले करो। शनाया की सांसें थम गई। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। आज से तीसरे दिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और सबके सामने सच उगल दूंगा। तुम जानती हो ना वसीयत में क्या लिखा है? इस पूरी प्रॉपर्टी का हकदार या तो अमायरा का बच्चा होगा या फिर तुम्हारा। लेकिन सबको पता है तुम्हारी शादी फेक है और बच्चा उसका तो सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए असली मालिक सिर्फ मैं हूँ। अभय की आंखों में जीत की चमक थी और शनाया की आंखों में चिंता का समंदर। अभय धमकी भरी बातें कहकर चला गया। शनाया एक दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मैंने श्रेयस से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि ये सब कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए, ताकि मैं इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी बहन की मौत की सच्चाई जान सकूं और शायद उसकी बेटी का भी पता लग जाए। लेकिन अब क्या करूं? वो जानती थी कि श्रेयस और उसके बीच अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इतनी जल्दी बच्चा लाना नामुमकिन था। अभय ने चालाकी से उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। वहीं श्रेयस अपनी पूरी टीम के साथ अफजल के प्लान को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था। तभी मेजर वीर ने श्रेयस की तरफ देखा। तुम सच में टाइगर हो श्रेयस, और हमारी आर्मी का गर्व हो। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे 7 साल पहले तुमने और तुम्हारी टीम त्रिशूल ने दुश्मनों को रोका था, तुम इस बार भी ऐसा ही करोगे। तुमने पहले भी टीम त्रिशूल के लीडर की पोजीशन बहुत अच्छे से हैंडल की थी और इस बार भी ऐसा ही होगा। श्रेयस ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे अतीत की कोई गूंज सुन रहा हो। फिर उसने आंखें खोलकर मेजर वीर की तरफ देखा। मैं कभी टीम त्रिशूल का असली लीडर था ही नहीं। ये सुनकर मेजर वीर चौंक गया। वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए। आकाश, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसके चेहरे पर गर्व और इमोशन की मिलीजुली मुस्कान फैल गई। अग्नि ने तुरंत एक्साइटेड होकर सवाल किया, सर फिर असली लीडर कौन था? उधर दूसरी ओर ईशान के पास अफजल का फोन आया और उसने तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। तेरा सलाम सुनने के लिए फोन नहीं किया मैंने एजाज। वक्त आ गया है कि मेरे किए हुए एहसानों का बदला चुकाने का। याद है ना कैसे मुसीबत के दिन बिता रहा था तू? अगर मैंने तुझे उस गरीबी से ना निकाला होता तो भूखा मर गया होता। बोल, जो बोलूंगा वो करने को तैयार है? अफजल की गुस्से भरी आवाज सुनकर ईशान की रूह कांप उठी, लेकिन वो अपने मालिक को कभी मना नहीं कर सकता था। आखिर उसकी पूरी जिंदगी पर अफजल का ही कंट्रोल था। उसी के कहने पर तो उसने अपना धर्म तक बदल डाला था। ईशान ने बिना देर किए जवाब दिया, जी मालिक, मैं तैयार हूँ। क्या करना होगा मुझे? आपके लिए तो जान भी हाजिर है।
वक्त का इंतजार कर। बहुत जल्दी तुझे मेरी खिदमत करने का मौका मिलेगा। वो दिन तेरी जिंदगी का सबसे खास दिन होगा। अफजल ने फोन काट दिया। उधर ईशान डर के मारे कांपने लगा। वो अफजल का हर हुक्म मानता था, फिर भी आज उसे अजीब सा डर लग रहा था। वो खुद से बड़बड़ाया, अब मालिक मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जरूर उनके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। फोन रखते ही अफजल फिर से जानवरों की तरह हंसने लगा। वो एक साथ 3 प्लान्स बना रहा था और उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वो टाइगर के साथ साथ पूरी मुंबई को भी खत्म कर देगा। देखता हूँ इस बार वो टाइगर कैसे बचेगा और कैसे बचाएगा अपने देश को। उसे अब तक ये नहीं पता कि अफजल कौन है। उसकी नाक के नीचे एक एक कर लोग मरते जाएंगे और वो कुछ नहीं कर पाएगा। खून के आंसू रोएगा, हाँ खून के आंसू। श्रेयस के मुंह से सच्चाई सुनकर सब लोग हैरान थे। सर, आपने कहा कि टीम त्रिशूल के असली लीडर आप नहीं थे, तो फिर कौन था? श्रेयस थोड़ी देर तक चुप रहा। उसकी आंखें किसी पुराने दर्द में खोने लगी थी। टीम त्रिशूल की असली लीडर थी अमायरा सिंघानिया, एक ऐसी जाबाज सिपाही जिसने इस देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। श्रेयस के मुंह से ये सच्चाई जानकर हर कोई हैरान था, सिवाय आकाश के, क्योंकि उसे सब कुछ पहले से ही पता था। तभी व्योम ने आगे जाकर अगला सवाल पूछा। सर, अगर ऐसा था तो टीम त्रिशूल के लीडर के तौर पर उन्हें कोई याद क्यों नहीं करता? हर जगह सिर्फ टाइगर का नाम ही क्यों आता है? व्योम को देखकर श्रेयस की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई। उसी पल उसकी निगाहों में अमायरा के लिए बेइंतहा प्यार भी झलक रहा था। वो इसलिए क्योंकि अमायरा कभी नहीं चाहती थी कि एक लीडर के तौर पर लोग उसे जाने। वो सिर्फ अपने देश की सेवा करना चाहती थी। इसके बावजूद उसके अंदर बहुत अच्छी लीडिंग क्वालिटी थी और टीम त्रिशूल को वही लीड करती थी। उसकी प्लानिंग हमेशा एक्स्ट्रा लेवल की होती थी। दुश्मन से 2 कदम आगे का सोचती थी वो। तभी आकाश उन लोगों के बीच में आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी गर्दन अग्नि और व्योम की तरफ घुमाई, जिनकी आंखों में बहुत सारे सवाल थे। वो ना सिर्फ एक बेहतरीन इंसान थी, बल्कि उससे भी बढ़कर एक जाबाज और बहादुर सिपाही, जिसके नाम से ही दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। एक ऐसी महिला जिसने पत्थर से दिल वाले टाइगर के दिल में भी प्यार के फूल खिला दिए। मेजर अमायरा अपने दोस्तों और परिवार के लिए जितनी प्यारी थी, दुश्मनों के लिए उतनी ही खतरनाक और बेहिचक मौत बनकर टूट पड़ने वाली योद्धा। अमायरा के बारे में इतना सब कुछ जानकर सबकी आंखों में उसके लिए रेस्पेक्ट दिखने लगी। सर, उनके बारे में कुछ और भी बताइए ना, हम सब जानना चाहते हैं। श्रेयस की आंखें भीग गई, लेकिन उसकी आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। वो मेरी पत्नी थी, मेरी अमायरा। आतंकवादियों की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ डाली थी उसने। अफजल ने एक बड़ा हमला प्लान किया था, लेकिन अमायरा को उसकी भनक लग गई। उसने बहादुरी से सारे बम डिफ्यूज करवा दिए। जब हमें लगा कि हमने दिल्ली को बचा लिया है, तभी अफजल का एक वीडियो मैसेज आया। वो हंस रहा था और उसने कहा कि हमने दिल्ली को तो बचा लिया, लेकिन हम आर्मी बेस को कैसे बचाएंगे? इतना कहकर श्रेयस चुप हो गया। तभी आकाश आगे बढ़ा। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और श्रेयस की अधूरी बात को आगे बढ़ाया। हम पहले ही पठानकोट पहुंच चुके थे। जैसे ही अफजल का संदेश मिला, हम तुरंत अलर्ट हो गए। हमने फौरन टीम को एक्टिव किया और बेस की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही देखा कुछ आतंकी बेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। बिना समय गवाए हमने फायरिंग शुरू कर दी। टीम त्रिशूल और हमारे बहादुर जवानों ने मिलकर उन्हें रोक दिया। अफजल के ज्यादातर साथी मारे गए, लेकिन उसका भाई सुल्तान अब भी जिंदा था। सुल्तान ने मौका पाकर आर्मी चीफ जनरल सूर्यदेव पर बम फेंक दिया, लेकिन मेजर अमायरा उन्हें बचाने के लिए बीच में कूद गई और हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने वो शहीद हो गई। श्रेयस की आंखों के सामने वो हर एक पल फिर से जिंदा हो उठा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी उसी जगह खड़ा है जहां सब कुछ हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों की नमी को रोकने की कोशिश की। उस लड़ाई में हमने सिर्फ मेजर अमायरा को ही नहीं, बल्कि कर्नल बलजीत सिंघानिया और हमारे त्रिशूल के काबिल और जाबाज ऑफिसर कैप्टन आयुष को भी खो दिया। जैसे जैसे वो बोलते जा रहे थे, वहां खड़े हर एक फौजी की आंखों में आग की लपटें सुलगने लगी। उनका दिल अपने शहीद साथियों के लिए दुख से भरा था, लेकिन उसी के साथ उनके निगाहों में एक गहरा गर्व भी था, अपने वीर जवानों के बलिदान के लिए। तभी श्रेयस ने आगे कहना शुरू किया। गुस्से में मैं सुल्तान के पीछे भागा। हम दोनों जंगल की तरफ भागे थे। वो भी सुल्तान का एक प्लान था। वहां बिछाई हुई लैंड माइन्स पर पैर रखने की वजह से वहां तेज धमाका हुआ, जिसमें मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया था। मैं बहुत दूर जाकर गिरा और उसके बाद मेरी आंखें बंद हो गई। तभी आकाश ने उस मंजर को याद करते हुए एक गहरी सांस ली। मेरी टीम जब वहां पहुंची तो हमें सिर्फ मांस के चीथड़े मिले। मेजर श्रेयस का कुछ सामान भी वहां पड़ा था। हम सबको लगा कि वो शहीद हो गए। वही थोड़ी दूर सुल्तान के शरीर के चीथड़े भी हमें दिखे। उसका सर अलग पड़ा हुआ था।
जिसे देखकर हम समझ गए कि वो भी मारा जा चुका था। तभी आकाश ने श्रेयस की तरफ देखकर सवाल किया। मेजर श्रेयस, हम लोगों ने तो उस जंगल को छान मारा था, फिर आप हमें कहीं नजर क्यों नहीं आए? आखिर आप कहाँ चले गए थे? जिस जगह मैं बेहोश होकर गिरा था वहां पर मुझे दूर से 2 आतंकवादी आते नजर आए। मुझे उसी वक्त होश आ गया था और किसी तरह मैं वहां से उठने में कामयाब रहा और फिर कश्मीर से सटे उस गांव में चला गया जहां ईशान की मां ने मेरी जान बचाई। इस बार सवाल पूछने वाला मेजर वीर था, क्योंकि उसे ये बात बहुत परेशान कर रही थी कि श्रेयस ने वहां इतने दिन अकेले कैसे गुजारे। तो तुमने उसी वक्त किसी से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? किसने कहा कि मैंने कांटेक्ट नहीं किया था? जैसे ही मैं ठीक हुआ मैंने आकाश को सारी बात बता दी थी, लेकिन ये भी कहा था कि अभी मैं कुछ दिन और उसी गांव में रहकर छानबीन करना चाहता था, क्योंकि मैंने वहां कुछ संदिग्ध लोगों को आते देखा था। मैंने शाहीन माँ के घर में रहते हुए ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की। मैं वहां के हर घर को बहुत बारीकी से देखता था और पता लगाता था कि कौन था जो इन आतंकवादियों को पनाह देता था। श्रेयस की बातें सुनकर चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया। हर सैनिक की आंखों में नमी थी, पर चेहरे पर गर्व भी था। वहीं दूसरी तरफ शनाया घर में बैठी अभय के मैसेज पढ़ रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी दरवाजा खुला और नताशा उसके पास आई। उसने आकर शनाया के कंधे पर हाथ रखा। मैम, मुझे पता है कि सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन क्या सच में आपको अमायरा मैम की बेटी के बारे में कुछ नहीं पता? क्या आप उससे कभी नहीं मिली? उसकी बात सुनकर शनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर शनाया थोड़ा सा घबरा गई। क्या हुआ मैम? क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? सॉरी, मुझे ये सब नहीं पूछना चाहिए था। मुझे पता है कि आप बहुत परेशान हैं। शनाया ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और धीरे से मुस्कुराई। उसने अपनी दोनों बाहों को हल्का सा ऊपर उठाया, जैसे कि उसने कोई बच्चा पकड़ा हुआ हो। इन्हीं बाहों में मैं उसे सुलाती थी नताशा। वो नन्ही सी परी पूरे 2 महीने तक मेरे पास रही। पता है तुम्हें, जब वो मेरे पास आई थी तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पास सारी खुशियां हैं। मेरी बहन उसे मेरे पास छोड़कर गई थी। वो कहती थी कि उसकी बेटी को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं संभाल पाएगा, लेकिन इतना कहते कहते शनाया चुप हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार नताशा ने शनाया को इस तरह से टूटते हुए देखा था, वरना वो हमेशा एक काबिल बिजनेस वुमन की तरह हमेशा खुद को सबसे स्ट्रांग दिखाती थी, और वो थी भी। नताशा ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थी कि सच में शनाया की बहन अमायरा की बेटी उसके पास थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था जो अमायरा की बेटी शनाया से दूर हो गई? ऐसा क्या हुआ था मैम जो आपकी बहन ने अपनी बेटी को आपके पास छोड़ दिया और फिर वो गायब हो गई? वो अपने देश के लिए सब कुछ छोड़कर चली गई थी। मुझे हमेशा से यही शिकायत रहती थी कि पापा और दी ने कभी मुझे प्रायोरिटी नहीं दी, हमेशा अपने देश को ऊपर रखा। लेकिन एक दिन वह वापस लौट आई। वह गर्भवती थी और जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो गई और उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं आ गई, वह यहीं रही, लेकिन सबकी नजरों से छिपकर। एक एक चीज को याद करते हुए शनाया की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो मासूम कहीं से उसकी गोद में आ जाएगी। उसने नताशा को देखकर आगे बोलना शुरू किया। एक दिन अचानक जब मैं उठी तो मुझे अमायरा दी कहीं नजर नहीं आई। बस मुझे एक लेटर मिला जिसमें उसने अपनी बेटी की पूरी जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैं भी उस नन्ही सी परी को अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश थी। जब मेरी बहन और पापा के शहीद होने की खबर आई, उसके कुछ महीनों बाद कोई उसे मुझसे दूर ले गया, जिसने मुझे अंदर तक तोड़ कर रख दिया। शनाया की बातों ने नताशा को अंदर तक हिलाकर रख दिया। तभी उसने टेबल से पानी का गिलास उठाकर शनाया की तरफ बढ़ाया। मैम, प्लीज अपने आप को संभालिए। क्या आपको कभी भी पता नहीं चला कि अमायरा मैम की बेटी को कौन लेकर गया था? I mean, अगर वो गायब हुई होंगी तो इसका मतलब किसी ने जरूर उनका किडनैप किया होगा। क्या आपके पास कभी किसी किडनैपर का फोन नहीं आया? नहीं, मेरे पास कभी किसी का फोन नहीं आया। मेरी बहन पहले उस आदमी की वजह से मुझसे दूर हो गई। मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो अपनी जान को खतरे में डालकर आर्मी में जाए, लेकिन वो एक फौजी के प्यार में पड़ गई थी। जहां मैं गोलियों से डरती थी, वहीं उसे वो सब कुछ बहुत एडवेंचरस लगता था। और देखो, एक दिन वो सब कुछ छोड़कर आर्मी में चली गई। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उस आदमी को जिसकी वजह से मैंने अपनी बहन को खोया है।
तभी नताशा ने उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं शनाया की सोच गलत लग रही थी। मैम एक बात बताइए, बॉर्डर पर तो ना जाने कितने सिपाही बिना अपनी जान की परवाह किए लड़ते हैं। कितने सिपाही अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर लड़ाई में चले जाते हैं। कितनों के बूढ़े माँ बाप घर पर अकेले होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसी सोच रखेंगे तो वो हमारी रक्षा के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे उठाएंगे? आपको तो अपनी बहन पर प्राउड फील करना चाहिए। शनाया एक पल के लिए शांत हो गई और नताशा की बातों के बारे में सोचने लगी। वो गलत तो नहीं कह रही थी। आखिर एक फौजी होना सबसे बड़े फक्र की बात थी। मैं इस बात से नाराज नहीं थी नताशा कि वो आर्मी में चली गई, लेकिन मैं इस बात से नाराज थी कि उसने इतने खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी ली कि घर पर आना भी छोड़ दिया। हो सकता है अपने उन खतरनाक मिशन की वजह से ही उन्होंने अपनी बेटी को आपके पास छोड़ा होगा, जिससे कि आप उसे अच्छे से बड़ा कर पाएं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर वो गई कहाँ? वहीं दूसरी तरफ रात के गहरे सन्नाटे में श्रेयस ने अपनी पूरी टीम को अच्छे से तैयार कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ अफजल बहुत खतरनाक प्लानिंग करके बैठा था। जिस जंगल से श्रेयस को अफजल और बाकी आतंकवादियों के आने की खबर मिली थी, उस जंगल में उसने अपनी पूरी टीम को चारों तरफ खुफिया तरीके से फैला दिया था। वे सब भूखे शेरों की तरह घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। चारों तरफ घना अंधेरा था। श्रेयस ने अपनी बटालियन को 2 हिस्सों में बांटा था, जिसमें दोनों टीम्स अलग अलग डायरेक्शन से हमला करने वाली थी। श्रेयस के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। उसने जमीन के ऊपर मैप लगाया। अफजल के लोग यहीं से निकलेंगे, जंगल के इस रूट से होकर वो आगे बढ़ेंगे। हमें उन्हें यही रोकना होगा। किसी भी कीमत पर वो मुंबई तक नहीं पहुंचने चाहिए। सारे जवानों ने एक साथ यस का इशारा किया। रात के ठीक 2 बजे उसी जंगल में आतंकवादियों ने घुसपैठ की। घुप अंधेरे में झाड़ियों से कुछ परछाइयां साइलेंटली निकल आई। उनके कंधों पर रॉकेट लॉन्चर और हाथों में AK-47 थी। सबके चेहरे बहुत भयानक थे। उनके आते ही अचानक आसमान को चीरती हुई 3 गोलियां आई और वो तीनों जमीन पर गिर गए। श्रेयस की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी की हुई थी। गोलियों की आवाज आते ही पीछे से आते हुए आतंकवादियों ने भी फायरिंग शुरू कर दी और एक आतंकवादी जोर से चिल्लाया, हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया गया है, गोली चलाओ। वो जंगल अब जंग का मैदान बन चुका था। मेजर वीर, मेजर आकाश और व्योम और अग्नि अलग अलग डायरेक्शन से 3 टीम्स को लीड कर रहे थे और चौथी डायरेक्शन की एक टीम को श्रेयस खुद लीड कर रहा था। सारे जाबाज और देशभक्त जवानों ने एक एक करके आतंकवादियों को ढेर करना शुरू कर दिया। तभी श्रेयस ने एक आतंकी को कंधे से पकड़ा और उसका सिर पेड़ पर जोर से दे मारा। आसपास के जवान दुश्मनों को एक एक करके गिरा रहे थे। एक आतंकी ने ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, लेकिन मेजर वीर ने फुर्ती से उसे हवा में ही शूट कर दिया। पूरा जंगल धूल और मिट्टी से भर गया। पेड़ झुलस उठे, मिट्टी उड़ गई और बहुत सारे आतंकवादी आग की लपेट में जलने लगे। एक जवान भागते हुए श्रेयस के पास आ गया। सर, अब सिर्फ 2 आतंकी बचे हैं, उन्हें जिंदा पकड़ो। जैसे ही वीर और बाकी लोग उन दोनों आतंकियों की तरफ बढ़े, उनमें से एक ने साइनाइड कैप्सूल खा लिया और दूसरे ने अपना भेजा उड़ा लिया। ये सब कुछ शांत होने के बाद जंगल में सिर्फ धुआं, लाशें और बारूद की गंध बची थी। तभी श्रेयस को ध्यान आया कि अफजल तो इन लोगों के साथ था ही नहीं और वो बेचैन हो गया। उसने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। अफजल कहाँ है? वो इन लोगों के साथ नहीं था। सब लोग चारों तरफ फैल जाओ, जहां भी वो देखे उसे शूट कर दो। श्रेयस एक लाश के पास बैठ गया। उसके कपड़े, चेहरा सब कुछ खून से लथपथ थे। उसने लाश की जेब से फोन निकाला जिसमें एक मैसेज खुला हुआ था, मिशन मुंबई, टारगेट शनाया। ये पढ़ते ही श्रेयस का दिल कांप गया। क्या इसका मतलब अफजल का टारगेट शनाया है? उसने तुरंत शनाया को कॉल किया। रिंग जा रही थी, लेकिन उधर से किसी ने फोन नहीं उठाया। तभी श्रेयस बेचैन हो उठा। शनाया, फोन उठाओ, प्लीज फोन उठाओ। फोन बजकर कट गया, लेकिन शनाया ने फोन नहीं उठाया। अब श्रेयस बुरी तरह से बेचैन हो उठा और जोर से चिल्लाया, शनाया। वही नताशा और शनाया सोफे पर बैठी थी। शनाया को अपने फोन का कुछ होश नहीं था, क्योंकि इसका फोन किसी और के हाथ में था। वही नताशा ने शनाया की तरफ देखा। आप चिंता मत करो, सब ठीक। नताशा की बात अधूरी रह गई। अचानक नताशा की आंखें पलटने लगी और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। शनाया उसे देखकर चिल्लाई, नताशा। जैसे वो नीचे झुकी, उसकी गर्दन में कुछ चुभा और अगले ही पल शनाया भी बेहोश हो गई। तभी अपने चेहरे को नकाब से छिपाकर अफजल अंदर आया, जो अब दरवाजे पर खड़ा था। उसने हंसते हुए अपने हाथ में पकड़े डब्बे के ऊपर हाथ फेरा। हाँ, मैं अपने दुश्मन को मारने के लिए चीन से ऐसा खतरनाक हथियार लेकर आया था। बस एक छोटी सी सुई और सामने वाला चित। हाँ, वो तो मैंने डोज कम कर रखी थी, नहीं तो ये हीरोइन यही मर जाती। वो धीरे धीरे शनाया के पास आया।
उस बेवकूफ टाइगर को क्या लगता है मैं आर्मी बेस पर हमला करने आ रहा था? उसने शनाया की ठोड़ी को पकड़कर हंसते हुए बोलना शुरू किया। मेरा असली टारगेट तो मुंबई की जनता है और उससे पहले मैं उस टाइगर के दिल को तोड़ूंगा, उसके परिवार को खत्म करूंगा। इतना बोलकर वो शनाया को अपनी बाहों में उठाकर वहाँ से चला गया। वहीं आरुषि अपने घर में बैठी श्रेयस और शनाया के बारे में सोच रही थी। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो श्रेयस की हेल्प को प्यार समझ बैठी। मेरी वजह से शनाया नाराज हो गई। मैं उसे सॉरी का मैसेज भेज दूंगी और अब सिर्फ अपने करियर पर फोकस करूंगी। थोड़ी देर बाद नताशा की आंखें खुली। उसका सिर घूम रहा था और गर्दन में अब भी दर्द था। उसने कमरे की तरफ देखा जहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा था। घर के नौकर, ड्राइवर, गार्ड सब जमीन पर बेहोश या जख्मी हालत में पड़े थे। नताशा ने चीख कर शनाया को आवाज दी, शनाया मैम! लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नताशा ने अपना फोन देखा लेकिन वो टूटा पड़ा था। वो परेशान हो गई। वो जैसे ही लैंडलाइन से फोन करने के लिए आगे बढ़ी, उसने देखा कि उसका तार भी टूटा हुआ था। ये देखकर वो हड़बड़ाते हुए बाहर निकली। वहाँ के सारे गार्ड्स जख्मी हालत में नीचे पड़े थे। ये देखकर उसके होश उड़ गए। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक फोन पर गई। शायद वो किसी गार्ड का था और नताशा ने तुरंत उस फोन को उठाकर हेल्प मंगवाई। वहीं शनाया के ऊपर आने वाले खतरे की भनक लगते ही श्रेयस जोर से चीखा, अफजल, अब तू नहीं बचेगा। श्रेयस की आंखों में अंगारे जल रहे थे। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे एक बार फिर उसकी मोहब्बत उससे दूर होने वाली थी, लेकिन श्रेयस को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। तभी उसके पीछे से मेजर वीर की आवाज आई, श्रेयस, हमें शनाया को ढूंढने के लिए हर जगह अपने जवानों को फैलाना होगा। अफजल कुछ भी कर सकता है। इतना सुनते ही श्रेयस तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब बेहिसाब गुस्सा था और होठों पर थी एक तिरछी स्माइल। उसकी जरूरत नहीं है मेजर वीर, मुझे अभी पता चल जाएगा कि शनाया कहाँ है। श्रेयस ने जीपीएस ट्रैकर ऑन कर दिया। जैसे ही श्रेयस को शनाया की लोकेशन का सिग्नल मिला, उसने पीछे मुड़कर देखा। टीम त्रिशूल, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मिशन। सारे जवान हथियारों के साथ तुरंत तैयार हो गए। तभी श्रेयस के फोन पर एक मैसेज आया, मुझे पता है कि तू अपनी पत्नी को ढूंढ लेगा और मैं भी यही चाहता हूँ कि तू यहाँ आए, लेकिन अकेला। याद रखना टाइगर, अगर एक भी जवान तेरे साथ आया तो उसी वक्त तेरी पत्नी की गर्दन काट कर अलग कर दूंगा। और तभी श्रेयस के पास एक वीडियो क्लिप आई जिसमें अफजल ने शनाया की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था। ये देखकर श्रेयस जोर से चिल्लाया, अफजल! वहीं एक सुनसान जगह पर शनाया एक पेड़ से बंधी हुई थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा बिल्कुल मुरझा चुका था। उसके सामने अफजल और डीके खड़े हुए थे। अफजल की आंखों में नफरत की आग थी और वो गुस्से से चिल्लाया, तूने मेरे लोगों को मारा टाइगर, अब देख मैं तेरी मोहब्बत के साथ क्या करता हूँ। मैं तेरे शहर में, तेरे घर में और तेरे दिल में आग लगा दूंगा। उसने शनाया की तरफ देखा जो बेहोश थी। अब तू मेरा हथियार है और मैं तेरे जरिए उसे तोड़ूंगा। डीके अफजल को देखकर मुस्कुराया और उसकी नजरें शनाया पर टिक गई। आपने तो कमाल कर दिया अफजल भाई, अब हमें मुंबई का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस लड़की को मार दूंगा, तभी श्रेयस दूसरी बार हारेगा। डीके ने लस्ट भरी आंखों से शनाया की तरफ देखा। उसकी आंखों में हवस की आग थी। पर उससे पहले मुझे अपनी इंसल्ट का हिसाब पूरा करना है। इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसे ही मार देना नाइंसाफी होगी। अफजल हंसने लगा और शनाया से 2 कदम पीछे हट गया। तभी उसने अपना मोबाइल निकाला और ईशान को एक मैसेज भेजा। फिर वो चुपचाप शनाया की दूसरी तरफ जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में अब भी चाकू था। शनाया अब तक बेहोश पड़ी थी। तभी डीके उसके पास आया और अपनी उंगली शनाया के चेहरे पर फिराने लगा। खूबसूरत तो बहुत हो तुम, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुमने मेरा ऑफर रिजेक्ट किया। बस तुम्हें मेरे साथ एक ही तो रात बितानी थी और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो जाती, लेकिन जो तब नहीं हुआ वो अब होगा। इतना बोलकर उसने अपनी उंगली शनाया के होठों पर फेरनी शुरू कर दी। ठीक उसी वक्त शनाया की आंखें खुल गई। डीके को अपने इतना करीब देखकर वो गुस्से से चिल्लाई, दूर रहो मुझसे, हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तेरा मरना तो तय है, पर उससे पहले क्यों ना तू मेरी अधूरी इच्छा को पूरा कर दे। इतना कहते ही वो शनाया को किस करने के लिए उसके होठों के करीब जाने लगा। शनाया बेचैन होकर अपना सर इधर उधर करने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लीज मुझे छोड़ दो। चिंता मत करो, थोड़ी देर बाद तुम इस दुनिया से भी हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ जो अधूरा रह गया है वो एक एक पल का हिसाब पूरा करूंगा।
डीके शनाया के होठों को छूने ही वाला था कि तभी एक गोली तेजी से आकर उसके कंधे में धंस गई। वो दर्द से चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। अफजल ने फौरन शनाया के पास पहुंचकर उसकी गर्दन पर चाकू रख दिया और खुद पेड़ के पीछे छिप गया। अब वो जोर जोर से हंसने लगा। मेरे जाल में फंसने के लिए टाइगर आ ही गया। तभी उसने वहां खड़े सारे आतंकवादियों को देखकर अपने एक हाथ से इशारा किया। चारों तरफ फैल जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो अकेला नहीं आया होगा। तभी उसने शनाया को घूर कर देखा जो श्रेयस के लिए परेशान थी। इतने सालों से वो जिंदा रहा, लेकिन आज तेरी वजह से मरेगा और उससे पहले तू मरेगी। इतना बोलकर जैसे ही उसने चाकू शनाया की गर्दन में घुसाना चाहा, वहाँ एक तेज और खतरनाक आवाज गूंजी। अफजल, उसे खरोच आना तो दूर, अगर उसके मुंह से एक आ भी निकली तो तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। आवाज सुनते ही अफजल हड़बड़ाकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तू जहाँ भी है सामने आ जा, वरना ये लड़की जान से जाएगी। तभी श्रेयस वहाँ से दूर एक पेड़ के ऊपर से नीचे कूदा। अफजल पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, इसीलिए श्रेयस उसे शूट नहीं कर पाया। शनाया उसे देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, ये लोग खतरनाक है। ये किसी टाइगर को ढूंढ रहे हैं और तुम टाइगर नहीं हो। तभी अफजल ने आगे आकर शनाया के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। मुझे बेवकूफ बनाती है? यही है वो टाइगर जिसे मैं 7 साल से ढूंढ रहा था। ये सुनते ही शनाया के होश उड़ गए, उसकी सांसें तेज हो गई। श्रेयस ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुराया। शनाया को छोड़ दे अफजल। अफजल ने चाकू को उसके गले पर और कस दिया, जिससे कि शनाया का खून बहने लगा। मैंने कहा ना उसे छोड़ दे। अपने सीने में गोली मार, वरना इसे यही खत्म कर दूंगा। श्रेयस ने बिना झिझके अपने गन को अपने दिल की तरफ पॉइंट कर दिया। ये देखकर शनाया तड़प उठी। नहीं, ऐसा मत करो श्रेयस, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। तभी श्रेयस ने खुद को गोली मार दी और शनाया चीख उठी। श्रेयस! वो फूट फूट कर रोने लगी। अफजल हंसता हुआ श्रेयस के पास गया, लेकिन जैसे वो झुका, श्रेयस ने झटके से अपनी आंखें खोली और अफजल को गोली मार दी। अफजल चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। इसी के साथ श्रेयस ने अफजल के साथ खड़े आतंकियों को भी खत्म कर दिया। टीम त्रिशूल बाकी आतंकियों का खात्मा करने में लग गई। श्रेयस ने जाकर फौरन शनाया के हाथ खोल दिए। जैसे ही उसने शनाया को खोला, तभी अफजल की पलकें हिली और उसने अपनी आंखें खोल दी। ये लड़की मरेगी। उसने चाकू निकाला और शनाया की तरफ फेंक दिया। चाकू शनाया की पीठ में घुस गया और वो श्रेयस की बाहों में गिर गई। खून से लथपथ शनाया को देखकर श्रेयस की सांसें रुक गई। वो गुस्से से चीखा। अफजल! उसने अफजल के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिससे अफजल वहीं ढेर हो गया। वहीं उस जगह से बाहर श्रेयस की टीम आतंकियों से लड़ रही थी। मेजर वीर दौड़ते हुए श्रेयस के पास आए। तुम ठीक हो? श्रेयस ने हड़बड़ाते हुए शनाया की तरफ इशारा किया। मैं ठीक हूँ, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था, लेकिन शनाया। हमें फौरन हॉस्पिटल जाना होगा, चलो। वो लोग वहाँ से बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए और वीर ने अपनी कार पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। उधर अग्नि और व्योम ने जख्मी डीके को संभाल लिया और बाकी सभी आतंकवादियों का सफाया कर दिया। श्रेयस शनाया को लेकर अस्पताल पहुंचा तो वहाँ पहुंचते ही वो जोर जोर से चीखने लगा। किसी डॉक्टर को बुलाओ। एक नर्स शनाया को तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले गई और शनाया का फर्स्ट एड शुरू कर दिया। तभी डॉक्टर ने आकर उसका इलाज शुरू कर दिया। एक सिस्टर श्रेयस के पास आई। सर, हमें पुलिस को बुलाना होगा, ये पुलिस केस है। तभी मेजर वीर ने आगे आकर अपना आई कार्ड उसे दिखाया। इंडियन आर्मी। तभी पीछे से इंस्पेक्टर की आवाज आई, जिसे एक दूसरी नर्स ने फोन किया था। और हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं सर, लेकिन पुलिस को अपनी ड्यूटी भी निभानी है। इंस्पेक्टर श्रेयस और वीर के पास आकर खड़ा हो गया और उसने गहरी नजरों से श्रेयस को देखा। नर्स ने बताया था कि शनाया सिंघानिया को सीरियस हालत में यहाँ लाया गया है। क्या लगती है वो आपकी? वो मेरी वाइफ है। क्या उनके ऊपर किसी ने हमला किया है? जी हाँ। क्या आप उन लोगों को जानते हैं? श्रेयस ने सिर हिलाया और इंस्पेक्टर को सारी बातें बता दी। उसकी सच्चाई जानकर इंस्पेक्टर की आंखों में उसके लिए सम्मान झलकने लगा। सॉरी सर, मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। अगर आप कह रहे हैं कि वो लोग आतंकवादी थे तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मैं अपनी रिपोर्ट तैयार करता हूँ, मैं चलता हूँ। जय हिंद। डीके हॉस्पिटल में एडमिट था और उसके रूम के बाहर पुलिस की टाइट सिक्योरिटी थी। उसे गोली लगी थी और वो बेहोश था। वहीं अभय को डीके और अफजल के बारे में जब पता चला तो उसके होश उड़ गए और उसने डीके से दूरी बना ली। अब वो अपने दूसरे प्लान पर काम कर रहा था। अच्छा हुआ मैं उस दिन डीके और अफजल के साथ नहीं था, वरना मैं भी किसी हॉस्पिटल में पड़ा होता या फिर मैं मर चुका होता। वहीं हॉस्पिटल में श्रेयस